विकास। यस सर। भूगोल आपने पढ़ा है, विकास आपका नाम है, विकास की परिभाषा बताइए। सर विकास का अर्थ होता है किसी भी क्षेत्र में मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन। विकास एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वृद्धि सुनिश्चित होती है। मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन, मान लीजिए कि किसी देश में स्वास्थ्य की गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही हो और पोषण की गुणवत्ता भी लगातार गिरती जा रही है, तो कैसे विकास कहेंगे? सच्ची नहीं। परिवर्तन का मतलब तो नीचे गिरना भी होता है। लेकिन सर गुणात्मक परिवर्तन में सर वो वृद्धि होती है। वो वृद्धि में जो गुणात्मक वो मात्रात्मक परिवर्तन होता है वो सकारात्मक और नकारात्मक हो सकता है। अच्छा, सकारात्मक होना चाहिए। लेकिन सर गुणात्मक परिवर्तन में ये बात अंतर्निहित होती है कि वो पॉजिटिव ही होगा, उसके गुणों में वृद्धि होगी। ठीक है, आपने ये कहा है कि आपको सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप का लाभ मिला था। जी सर। हम लोग ये भी सुनते हैं कि कुछ स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होते हैं और आपने लिखा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो दोनों में फर्क क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम? सर सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, उनकी फंडिंग पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, जबकि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का एक अनुपात होता है फंडिंग करने में। वो ये था कि सरकार ने मीडिया से पूछा और मीडिया ने सरकार से पूछा हम पर क्यों छापा। ये किस अलंकार का उदाहरण है? हम पर क्यों छापा, या हम पर छापा क्यों? सर ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है। समझा के बताइए। सर यहाँ पर छापा शब्द के दो अर्थ हैं। एक होता है कि मीडिया ने सरकार पर क्यों कोई खबर छापी, और सर दूसरे अर्थ में हो जाएगा कि सरकार ने मीडिया पर क्यों जो छापा पड़ा, जो रेट पड़ी है, उस अर्थ में सर। बहुत बढ़िया। अब ये बताएं कि जब आप भाषा पढ़ते हैं, भाषा विज्ञान पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, तो उसमें एक बहुत बेसिक शब्द आता है स्वर, एक होता है व्यंजन। इन दोनों में एग्जैक्ट अंतर क्या होता है? सर स्वर इन दोनों में उच्चारण के आधार पर अंतर किया जाता है। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र होता है, उसमें सांस में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, जबकि व्यंजन के उच्चारण स्वर स्वतंत्र नहीं होता है, वो स्वर के साथ उच्चारण होता है और उसके उच्चारण में सांस में अवरोध उत्पन्न होता है। अगर हम डिक्शनरी में दो शब्द ढूंढना चाहें, एक शब्द है आकाश और एक है आराम, तो पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा मिलेगा? सर पहले आएगा आकाश, उसके बाद आएगा आराम। और अगर तीसरा शब्द हो अवनीश, वो कहाँ आएगा? अवनीश सर इन दोनों से पहले आएगा। वजह? सर उसमें स्वर वो है आ है, और उसमें दोनों में बड़ा स्वर है आ, तो आ के बाद आ आता है, इस वजह से सर वो पहला आएगा। ठीक है, थैंक यू सर। विकास, अगर आप अपने ही जिले में पोस्टेड हों जी मैम, तो आप पहले कौन से 2 कार्य करेंगे? मैम मेरे जिले में एक समस्या है वर्तमान में, सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश में सबसे कम है, तो उसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि अवेयरनेस फैलाया जाए और जो भी उपाय कर सकता हूं तो उस चीज़ को सुधारने के लिए प्रयास करूंगा। और मैम दूसरा है वहाँ पर कि बेरोजगारी की स्थिति अधिक है वहाँ पर, क्योंकि कृषि में अधिकतर लोग लगे हैं और कृषि में आर्थिक वो पिछड़ापन अधिक है, तो मैं उस चीज़ को सुधार करने के लिए मैं प्रयास करूंगा। आपकी हॉबी है कुकिंग। जी मैम। क्या आप मुझे बता सकते हैं हींग को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सॉरी मैम, मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। धनिया? धनिया को मैम कोरिएंडर। मिर्च? मिर्च को मैम चिली। ठीक है। अगर ये देखा जाए जिस तरह से कोविड अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल के ऊपर प्रतिबंध लगाता जा रहा है, तो क्या ग्लोबलाइजेशन रुक सा जाएगा कोविड की सिचुएशन में? मैम जो ग्लोबलाइजेशन है वो केवल यात्रा के फॉर्म में नहीं होता है, उसके अन्य कारक भी होते हैं, जैसे हम व्यापार के संबंध में देख सकते हैं, या फिर जो फिल्में वगैरह, साहित्य है, इन सब चीज़ों से भी मैम ग्लोबलाइजेशन में विचारों का आदान प्रदान भी होता है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दूसरे लोगों से जुड़ रहे हैं। और चूंकि मैम कोविड एक ऐसी संक्रामक बीमारी है जिसके लोगों के कांटेक्ट में आने से फैलती है, इस वजह से अस्थायी प्रतिबंध है, जैसी स्थिति सिचुएशन होती है तो हम इसको पुनः वो कर देंगे, लेकिन मैम मुझे ऐसा नहीं लगता इससे ग्लोबलाइजेशन रुकेगा। विकास, यस सर। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अभी G7 की एक समिट हुई थी, जिसमें एक इनिशिएटिव उन्होंने लॉन्च किया है, उसे कहते हैं बिल्ड बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव। यस सर। सुना है इसके बारे में? यस सर। B3W। यस सर। बिल्ड बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव क्या है ये? सर ये जो कोविड के बाद की सिचुएशन है उससे निपटने के लिए एक कुछ उपायों का समुच्चय है,
और इसमें उन्होंने जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए भी माना जा रहा है कि उसमें ये उपयोगी सिद्ध होगा। इसमें जो भी देश हैं, बहुत सारे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बल दिया जाएगा और उन्हें फंड किया जाएगा जिससे वो अपने यहाँ ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, आपने अपना डीएफ तैयार किया है बढ़िया तरीके से। जी सर। अच्छा, सेवा वरीयता का जहां तक प्रश्न है, आपने भारतीय प्रशासनिक सेवा को 1 नंबर पे और पुलिस सेवा को 2 नंबर पे रखा है। इसका एक एक्सटेंडेड कोरोलरी ये हो सकता है कि प्रशासनिक सेवा को आप पहले स्थान पर रख रहे हैं और दूसरे स्थान पर पुलिस सेवा को, ठीक है सर। लेकिन जब मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली अंडमान निकोबार पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जहां तक प्रश्न है, पुलिस सेवा को आपने पहले रखा है और सिविल सेवा को बाद में रखा है, ऐसा क्यों? आपको याद है? यस सर। सर इसका एक कारण, जब मैं सिविल सर्विस प्रेफरेंस भर रहा था तो मैंने जब अपने सीनियरों से बात की तो उन्होंने बताया कि दिल्ली में कमिश्नरेट सिस्टम है, तो हमें जो डिसीजन मेकिंग पावर और जो ग्राउंड पे काम करने का अवसर मिलता है वो डानिप्स में ज़्यादा होता है। तो सर आपने शोध किया इस विषय पे? कमिश्नरेट सिस्टम में ऐसा क्या हो जाता है कि जो आपकी थिंकिंग है कि पुलिस को ऐसा कौन सा पावर मिल जाता है कि आपको एहसास हो गया कि वो प्रशासनिक सेवा से बेहतर है? सर इसमें कमिश्नरेट सिस्टम में ये फर्क होता है कि वहाँ पे जो भी डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो पुलिस पे कमिश्नर पे आ जाती है और इसके अलावा बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है आपकी, बहुत लिमिटेड पावर्स आती हैं, मैजिस्ट्रेटियल पावर्स आती हैं, बहुत लिमिटेड। डेवलपमेंटल पावर तो नहीं होती है, लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट ही आपका होता है, वही आप डील करते हैं। वेयरएज आप जब एसडीएम होते हैं यहाँ पे दिल्ली में, तो आप वेलफेयर स्कीम्स और डेवलपमेंटल स्कीम्स के प्रमोशन के लिए और ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत एक्टिव रूप से काम कर सकते हैं। तो आपने उसका इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया? सर मुझे इस बारे में उतनी समझ नहीं थी, मैंने जैसी मुझे गाइडेंस मिली मैंने उसे। चलिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपको कई लोगों से कम सलाह मशवरा करना चाहिए था। सर मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है विकास। यस सर। विकास, आपने भूगोल की पढ़ाई की है ना ग्रेजुएशन में? जी सर। एक टर्म बड़ा लोकप्रिय है, ग्लोबल वार्मिंग। जी सर। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ एक और शब्द आपने सुना होगा, ग्लोबल कूलिंग। जी सर। ये ग्लोबल कूलिंग किस रेफरेंस में यूज किया जाता है? सर ग्लोबल कूलिंग का जैसे अभी वर्तमान में ग्रीन हाउस गैसों का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इस संबंध में ग्लोबल वार्मिंग का यूज करते हैं। जब टेम्परेचर में कमी होती है तो ग्लोबल कूलिंग का प्रयोग किया। तो अभी लोग कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल कूलिंग भी कहीं कहीं हो रही है, ऐसी संकल्पना सुनी है आपने? मैं माफी चाहता हूँ। क्या ग्लोबल वार्मिंग का एकमात्र प्रभाव यही है कि हर जगह तापमान बढ़ ही जाएगा? जी नहीं सर, ग्लोबल वार्मिंग से ओवरऑल क्लाइमेट चेंज की समस्या देखने को मिलती है। तो जहाँ भी एक्सट्रीम घटनाएं होती हैं, अगर जहाँ पर गर्मी है तो वहाँ पर ऐसी संभावना कि और गर्मी हो सकती है, जहाँ पर सर्दी है वहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि ये सर्दी वहाँ पर और बढ़ जाए। आप शहीद भगत सिंह कॉलेज से हैं? जी सर। शहीद भगत सिंह के बारे में क्या, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि वो ईश्वर को बहुत मानते थे, कुछ बोलते हैं कि वो नास्तिक थे, कुछ ठोस जानकारी इस बारे में? सर इस बारे में जहाँ तक मुझे ज्ञात है, उन्होंने एक 1926 में एक पुस्तक पढ़ी थी जिसका नाम था कॉमन सेंस। उसमें सुप्रीम कोर्ट के एग्जिस्टेंस पर प्रश्न उठाए गए थे। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद माना जाता है कि भगत सिंह आस्तिक से नास्तिक व्यक्ति हो गए और उन्होंने लाहौर जेल में 1930 के दौरान एक पुस्तक भी लिखी है कि व्हाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ।